हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीडीएस और एमटीएस से जो एग्ज़ाम पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए होना है 2023 में। आज हम लोग उसमें आने वाले जो टॉपिक हैं वॉल्यूम 7 से उनके थ्योरी सेक्शंस को आज हम लोग कवर करेंगे। यानी कि आज की जो क्लास है वो एक थ्योरेटिकल क्लास है। इसमें हम लोग टॉपिक को जानेंगे जो वॉल्यूम 7 में पूछे जाते हैं। ये क्लास एमटीएस एग्जाम देने वालों के लिए नहीं है। यानी कि जो साथी एमटीएस का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो नहीं है। ये स्पेशल वीडियो है किन के लिए? पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, जो लोग पोस्टमैन या मेल गार्ड के एग्जाम में बैठेंगे। और ये जो पार्ट है वो पीएएसए में भी आता है, पीएएसए में भी आता है। इसलिए पोस्टमैन मेल गार्ड की तैयारी करने वाले या जो आगे आने वाले पीएसए के एग्जाम है 2024 में, उनके लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग आज की क्लास को देख सकते हैं, बाकी के लोग स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो पहले टॉपिक का नाम है स्टैम्प्स एंड सील्स, स्टैम्प्स और मोहर है, जो कि क्लॉज नंबर 20 में है। यहाँ पर सामने इनके क्लॉज दिए हुए हैं कि कौन सा रूल कौन से क्लॉज में आता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग जो क्लॉज संख्या है या रूल नंबर है वो ध्यान रखेंगे। और ये जो सारे रूल्स हैं वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 में ही है, आप लोग इसका भी ध्यान रखें। कई बार आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो स्टैम्प्स और सील्स हैं, जो टॉपिक है स्टैम्प्स एंड सील्स वाला, वो क्लॉज नंबर 22 में है, लेकिन वो किसका क्लॉज है आपसे दे सकता है? वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का भी दे सकता है ऑप्शंस में। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 भी दिया हुआ होगा वहाँ। तो आप लोग इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि ये कौन से क्लॉज में है और कौन से वॉल्यूम के क्लॉज में है। तो सबसे पहले जानेंगे स्टैम्प्स और सील्स के बारे में। दूसरा है पोर्टफोलियो एंड इट्स कंटेंट्स, यानी कि पोर्टफोलियो और इसकी सामग्री। नेक्स्ट स्टेशनरी के बारे में जानेंगे। उसके बाद में टॉपिक है दैनिक रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट्स। उसके बाद में है मेल सार, यानी कि मेल एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद में डाक का आदान प्रदान, यानी कि एक्सचेंज ऑफ मेल्स। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केज टीवी। उसके बाद है किसी अनुभाग या डाक कार्यालय को भेजे गए मेलों का निपटान, यानी कि जो मेल्स हैं उनका डिस्पोजल करना है किसी सेक्शंस या डाक कार्यालय को जो भेजी जाती हैं। उसके बाद है ट्रांजिट बैग का समापन, यानी कि जो ट्रांजिट बैग है उसको कैसे क्लोज करना है। और उसके बाद में आता है मेल गार्ड और जो मेल एजेंट्स हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं उनकी। और उसके बाद में टॉपिक है वैन या कार्यालय छोड़ने से पहले अंतिम कर्तव्य, यानी कि अगर कोई अपनी डे का एंड कर रहा है, यानी कि काम का जो समय है वो एंड है, तो उससे पहले जो लोग वैन से जुड़े हुए हैं या जो ऑफिस से जुड़े हुए हैं तो वो क्या देखेंगे कि ऑफिस बंद करने से पहले क्या क्या उनको काम करने हैं, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में ए ऑर्डर, बी ऑर्डर और टीबी ऑर्डर, ये जो सारे क्लॉजेज हैं आप लोग इनका ध्यान रखेंगे और क्या क्या पढ़ना है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे क्लॉज नंबर 20 के बारे में, जिसका नाम है स्टैम्प्स और सील्स, यानी कि मोहरें और सील्स। सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखने वाली है कि प्रत्येक सेट को कुछ स्टैम्प्स और सील्स दी जाती है। प्रत्येक सेल जो सेट है उसको स्टैम्प्स और कुछ सील्स दी जाती हैं। स्टैम्प्स और सील्स क्या हैं, कौन कौन सी दी जाती हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सभी सेट को डेट स्टैम्प्स एक क्या दी जाएगी, डेट स्टैम्प दी जाएगी। उसके बाद में है नेम स्टैम्प, नाम की मोहर। और उसके बाद में है डेट सील, डेट सील। और एक है डिटेन्ड लेट फी नॉट पेड, लेट फी नॉट पेड। ये जो मोहरें हैं आपके पास में टोटल 4 हैं, 4 स्टैम्प्स और सील्स हैं। डिटेन लेट फी नॉट पेड स्टैम्प्स की बात करें या डेट सील की बात करें या नेम स्टैम्प्स की बात करें या डेट स्टैम्प्स की बात करें, इन सारी जो स्टैम्प्स और सील्स हैं वो प्रत्येक सेट को दी जाती हैं। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे और यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उनका भी आप लोग ध्यान रखें। आपको दिया हुआ होगा कि प्रत्येक सेट के लिए कौन कौन सी स्टैम्प्स और सील प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शंस दे सकता है, यानी कि नेम स्टैम्प्स दे सकता है आपको, दूसरा दे सकता है आपको नेम स्टैम्प्स के बाद में है डेट सील, डेट सील। और उसके बाद में दे सकता है डेट स्टैम्प्स, डेट स्टैम्प्स दे सकता है।
और उसके बाद में चौथा दे सकता है ऑल अबव, ऑल द अबव। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि प्रत्येक सेट के लिए ये सभी सील्स और मोहरें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट जो सॉर्टिंग मेल ऑफिस है, उसके प्रत्येक सेट को एक इंश्योरेंस सील दी जाती है। क्या दी जाती है? एक इंश्योरेंस सील दी जाती है। और इस इंश्योरेंस सील को रखने के लिए एक बॉक्स दिया जाता है और उस बॉक्स को बंद करने के लिए एक ताला और एक चाबी दी जाती है। यानी कि एक बॉक्स और उस बॉक्स का ताला और चाबी, उसमें रखने के लिए इंश्योरेंस सील दी जाती है। और इस जो इंश्योरेंस सील है, ये जो बीमा मोहर है, इंश्योरेंस सील है, इस इंश्योरेंस सील को सही ढंग से रखने की जिम्मेदारी किसकी है? यानी कि अपनी सुरक्षा में रखने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो वो होती है HSA की, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, प्रधान छटाई सहायक, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसे बोला जाता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है, प्रधान छटाई सहायक की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रत्येक बीमा मोहर को, प्रत्येक इंश्योरेंस सील को सही ढंग से अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की जिम्मेदारी उनकी होती है। आपको ऑप्शंस, आपसे यहाँ इस लाइन से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों प्रश्नों का आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है कि जो इंश्योरेंस सील प्रोवाइड करवाई जाती है, इंश्योरेंस सील प्रोवाइड करवाई जाती है सॉर्टिंग मेल ऑफिसेस के लिए, उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो किसकी है? ऑप्शंस देखिए आप लोग। ऑप्शंस क्या देगा आपको? शॉर्ट में भी दे सकता है, इसलिए आप लोग इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखें। सबसे है HSA, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। हिंदी में कई बार प्रधान छटाई सहायक लिखने की बजाय वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट लिखना भी पसंद करते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनको भी ध्यान रखेंगे। आपको ऑप्शंस में दे देगा आपको HSA, दूसरे में दे सकता है आपको रिकॉर्ड ऑफिसर, दूसरे में दे सकता है आपको रिकॉर्ड ऑफिसर, तीसरा ऑप्शंस में आपको दे सकता है, C में दे सकता है इंस्पेक्टर, और चौथे में दे सकता है आपको ऑल द अबव, चौथे में दे सकता है ऑल द अबव। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस सील को संभाल के रखने की जो जिम्मेदारी है वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की है। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे और हर एक कंडीशन में आप लोग इसी को आंसर करना है। आपके ऑप्शंस भले ही कुछ भी दे रखे हों, इस बात से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। आपको HSA हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को ही क्लिक करना है या उसको ही फिल करना है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? आपसे पहले पूछ लिया कि हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के सुरक्षित अभिरक्षा में रहती है इंश्योरेंस सील। इसके अलावा एक प्रश्न और तरीके से पूछा जाता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है आपको दे देगा? वो सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट को के साथ आपूर्ति की जाती है जो एक ताला और चाबी के साथ प्रदान किए गए बॉक्स में संलग्न होती है। और ऑप्शंस में आपको क्या देगा? ऑप्शंस में आपको दे सकता है वो डेट सील दे सकता है, डेट स्टैंप दे सकता है, और उसके बाद में दे सकता है वो नेम स्टैंप दे सकता है। तीसरे ऑप्शन में आपको वो दे सकता है इंश्योरेंस सील, और चौथे में दे सकता है डिटेन्ड लेट फी नॉट पेड स्टैंप्स। आपको इस तरीके से ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। उस कंडीशन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी इंश्योरेंस सील वाले ऑप्शंस को टिक करना है। अगर आप लोगों को ये लाइन याद रहेगी तो यहां से बनने वाले जो 2 प्रश्न है, आप लोग दोनों में से कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको आप लोग कर सकते हैं। इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रत्येक दिनांक स्टैंप्स और मोहर के साथ एक टाइप बॉक्स की आपूर्ति की जाती है। यानी कि जो डेट स्टैंप्स है और जो डेट सील है उसके साथ में एक टाइप बॉक्स की भी सप्लाई की जाती है, जिसके ढक्कन पर अनुभाग या कार्यालय का पदनाम और बॉक्स से संबंधित सेट की जो संख्या है वो अंकित होती है या चित्रित होती है। टाइप बॉक्स जिसमें उपयोग नहीं होने वाले प्रकार और नाम की मोहरें रिकॉर्ड कार्यालय में रखी जाती है, उन कार्यालय अनुभागों को छोड़कर जिनके कर्मचारियों को आरओ उपस्थिति से छूट दी गई है। इसमें सिंपल सा क्या है कि यहां से समझने वाली बातें हैं वो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो डेट स्टैंप्स हैं और उसके बाद में जो डेट सील है, डेट स्टैंप्स की बात करें या डेट सील की बात करें, ये जब प्रोवाइड करवाई जाती हैं तो इनके साथ साथ एक टाइप बॉक्स आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और उस जो टाइप बॉक्स है, इस तरीके से आप समझेंगे ये आपका टाइप बॉक्स है और इसका जो ढक्कन है, इसका जो ऊपर वाला जो कवर है, इस पर जो भी आपका सेक्शंस है, जो भी आपका अनुभाग है, सेक्शन है,
या जो आपकी ऑफिस है उसका नाम लिखा होगा, और जो सेट का जो संख्या है, सेट की जो संख्या है वो भी अंकित होती है। और इसके साथ साथ यहाँ से और क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि जो टाइप बॉक्सेस है, उस टाइप बॉक्सेस हैं जिनमें ऐसी टाइप है जिनका अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उनको रिकॉर्ड ऑफिस में रखा जाता है। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न यहां से सिर्फ एक बार पूछा गया है और ये पूछा गया है बस आप लोगों से। यहां से एक प्रश्न पूछता है वो ये देगा कि प्रत्येक दिनांक स्टैम्प्स और जो डेट मोहर है उसके साथ ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में छोड़ेगा की आपूर्ति की जाती है, जिसके ढक्कन पर अनुभाग या कार्यालय का पदनाम और बॉक्स से संबंधित सेट की संख्या चित्रित होती है। और ऑप्शंस में आपको क्या देता है कंफ्यूज करने के लिए आप लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को क्या देगा। आपको सबसे पहले देगा वो पोर्टफोलियो। ऑप्शंस में आपको अलग अलग देगा, पोर्टफोलियो, या आपको देगा वो ऑप्शंस में टाइप बॉक्स देगा, और इसके अलावा वो सी और डी ऑप्शंस में कुछ भी दे सकता है। कंफ्यूज आप लोग यहां पर होते हैं पोर्टफोलियो और टाइप बॉक्स में, ध्यान रखेंगे इसका आंसर टाइप बॉक्स होगा। तो आप लोग ध्यान से छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे तो प्रश्न आपको करने में समस्याएं नहीं होंगी। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। नोट लगाकर ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इन एडिशन स्पेशल डेट सील्स आर सप्लाइड टू द रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल डिपार्टमेंट व्हेन देयर आर सेपरेट रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड to the mail department of a sorting mail office where the duties connected with the exchange of mail are performed by an official other than the head sorting assistant। कहने का क्या प्रयास कर रहे हैं, कहने के प्रयास को समझे कि ऐसी जगह पर जहां HSA जो कर्तव्य में अपनी ड्यूटीज है, इनके अलावा ध्यान से समझे कि पंजीकरण और जो पार्सल विभागों को जो विशेष स्थिति मोहरों की जो आपूर्ति की जाती है कब की जाएगी, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन के जो डिपार्टमेंट है, पार्सल का जो डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट्स को अलग अलग स्पेशल डेट स्टैंप्स हैं वो कब सप्लाई की जाती है। स्पेशल डेट स्टैंप्स तभी सप्लाई की जाएंगी जब अलग अलग पंजीकरण और पार्सल के सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं। कब की जाती है, जब रजिस्ट्रेशन और पार्सल के जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है वो अलग अलग होते हैं, और इसके अलावा जो सॉर्टिंग मेल के कार्यालय हैं उनके जो मेल विभाग है जहां पर मेल के एक्सचेंज से जुड़े जो ड्यूटीज हैं उनका पालन HSA के अलावा अन्य कोई अधिकारी करता है। यानी कि ऐसी सॉर्टिंग मेल ऑफिसेज जिनका जो मेल डिपार्टमेंट है वहां पर जो मेल एक्सचेंज का जो काम है वो HSA के अलावा अन्य व्यक्ति अगर करता है तब वहां पर स्पेशल डेट स्टैंप्स की सप्लाई की जाती है। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ऑफिसेस या जो सेक्शंस, यानी कि जो ऑफिसेस, मेल ऑफिसेस या जो सेक्शंस हैं जो लेटर बॉक्स की क्लियरेंस से संबंधित कार्यों को करते हैं, उनके लिए डिटेन्ड लेट फी नॉट पेड की जो स्टैम्प्स है उसकी भी सप्लाई की जाती है। यानी कि ऐसे मेल ऑफिसेस या ऐसे सेक्शंस जो लेटर बॉक्स की निकासी से संबंधित जो कार्य को करते हैं उनके लिए डिटेन्ड लेट फी नॉट पेड स्टैम्प्स की सप्लाई की जाती है। ये सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां से एक प्रश्न ही पूछा गया है, और वो एक ही बार प्रश्न पूछा गया है, वो यहां से प्रश्न पूछा गया है लास्ट लाइन में से, और वो ये पूछा गया है कि जो मेल ऑफिसेस या जो सेक्शंस हैं वो लेटर बॉक्स की निकासी से संबंधित कार्यों को करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल मोहर दी जाती है, उसका क्या नाम है। और ऑप्शंस में आपको देता है वो डेट सील, ऑप्शन नंबर बी डेट स्टैम्प्स, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी डिटेन्ड लेट फी नॉट पेड स्टैम्प्स, और ऑप्शन नंबर डी में देगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखें कि जो ऑफिसेस या जो सेक्शंस लेटर बॉक्स की निकासी से संबंधित कार्यों को देखते हैं उनके पास में डिटेन्ड लेट फी नॉट पेड स्टैम्प्स की सप्लाई की जाती है। आप लोग इस बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 22 की बात करें। अभी हम लोग क्लॉज नंबर 20 की बात कर चुके हैं, यानी कि उसमें क्या था, उसमें दे रखा था स्टैम्प्स एंड सील से संबंधित जो रूल्स हैं वो दे रखे थे। अब क्लॉज नंबर 21 आना चाहिए था, लेकिन 21वां जो क्लॉज है
आपके सिलेबस में नहीं है, आप लोग कम से कम वो पढ़ें जो आपके सिलेबस में है। समय है तो आप लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। आप लोग सबसे पहले जानेंगे क्लॉज नंबर 22 के बारे में, और उसका नाम है पोर्टफोलियो और इसकी सामग्री, यानी कि पोर्टफोलियो एंड इट्स कंटेंट्स। सबसे पहले है कि एक खंड के प्रत्येक सेट को, जो प्रत्येक सेक्शन है उसका जो सेट है, यानी कि ईच सेट ऑफ अ सेक्शंस, यानी कि जो सेक्शन है, यानी कि जो अनुभाग है, उसका जो प्रत्येक सेट है, उसके जितने भी सेट है, प्रत्येक सेट है, उस सेट को पोर्टफोलियो की सप्लाई की जाती है और उसके साथ में ताला और चाबी प्रदान की जाती है, और उस पर अनुभाग के पदनाम और सेट की संख्या चित्रित होती है जिस पर वह चित्रित होता है। तो अभी हम लोग देखो, ये दो लाइनें थी। अभी हम लोग कहां पर चर्चा कर रहे थे? अभी हम लोग इस वाली लाइन की चर्चा कर रहे थे। इसमें क्या दे रखा है? जिसके ढक्कन और अनुभाग पर कार्यालय का पदनाम और बॉक्स की संबंधित सेट की संख्या चित्रित होती है, और यहां पर भी क्या दे रखा है? उस पर अनुभाग के पदनाम और उस सेट की संख्या भी होती है जिस पर वह चित्रित होता है। सिंपल सा कहने का क्या मतलब है कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और आपको कंफ्यूज करने के लिए लास्ट लाइन दोनों में दी जाती है, क्योंकि यहां पर ये लास्ट लाइन कॉमन है। तो आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है वो कौन सी है? वो ये है कि यहां पर बात कर रहा है वो डेट स्टैम्प्स और डेट सील की, उनके लिए टाइप बॉक्स की आपूर्ति की जाती है, और प्रत्येक सेक्शन के प्रत्येक सेट को, यानी कि हर एक जो सेक्शन है उसका जो प्रत्येक सेट है, एक सेक्शन का जो प्रत्येक सेट है, उस सेट को एक पोर्टफोलियो की आपूर्ति की जाती है, और उस पोर्टफोलियो के साथ में एक ताला और चाबी भी प्रदान की जाती है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग और कहां से कंफ्यूज हो सकते हैं? आप लोग यहां से भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहां पर दे रखा था आपका सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट को एक बीमा मोहर की बात करता है, और उसके साथ में भी ताला और चाबी देगा, और पोर्टफोलियो के साथ में भी क्या देता है? वो पोर्टफोलियो के साथ में भी आपको ताला और चाबी देखने को मिलती है। लेकिन यहां क्या बात कर रहा है? यहां बात करता है वो किसी मोहर की बात नहीं करता है, वो यहां बात करता है सिंपल वो किसी सेक्शन के सेट के बारे में। और यहां क्या बात करता है? यहां बात करता है वो सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट के बारे में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर किया, यानी कि आपकी जो लाइन है, आपकी जो शब्दों की जो सीमा है, यानी कि जो आपके पास शब्दों का जो खेल है, इसको आप लोग नहीं समझ पाओगे तो आपका गेम एंड हो जाएगा, यानी कि आपका खेल समाप्त हो जाएगा। थोड़े से शब्दों के ऊपर नीचे होने से आपका आंसर गलत हो सकता है। शब्दों को बारीकी से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, बार बार पढ़िए, और बार बार पढ़ने से आपको, बार बार याद करने से आपको कंफर्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे कि कहां से क्या प्रश्न बनता है और कैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उस कंफ्यूजन से बचना है। यहां से प्रश्न क्या पूछा गया है? अभी तक सिंपल से दो प्रश्न पूछे गए। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए छोड़ता है कि एक खंड के, यानी कि जो प्रत्येक सेट है, ईच सेट ऑफ अ सेक्शंस, यानी कि जो प्रत्येक सेक्शन का जो सेट है उसके लिए क्या आपूर्ति की जाती है, जो एक ताला और चाबी के साथ प्रदान की जाती है, और उस पर अनुभाग के पदनाम और उस सेट की संख्या चित्रित होती है जिस पर वह चित्रित होता है। सिंपल सा आपके लिए ये लाइन देता है, और आपसे ऑप्शंस में क्या देता है? वो ऑप्शंस में आप लोग सुनिए कि आपको कई बार टाइप बॉक्स भी देखने को मिलेगा ऑप्शन में। ऑप्शन में आपको पोर्टफोलियो भी देगा, वो आपको पोर्टफोलियो भी देगा, और आपको इंश्योरेंस सील भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। यहाँ के बाद में जो कंफ्यूज करने के जो ऑप्शन है वो दो ही थे, उसके बाद आपको कुछ भी दे सकता है। आप लोग ध्यान रखेंगे यहां से कि इसका आंसर पोर्टफोलियो होगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि पोर्टफोलियो की सप्लाई किसको की जाती है, पोर्टफोलियो की आपूर्ति किसको की जाती है। और ऑप्शन से सुनिए कि एक सेक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर बी एक मेल ऑफिस के लिए, ऑप्शन नंबर सी सुनिए एक ट्रांजिट मेल ऑफिस के लिए। इस तरीके से आपको ऑप्शंस देगा। तो वहां पर भी आप लोग ध्यान रखें कि प्रत्येक जो सेक्शन है उसका जो भी सेट है, एक सेक्शन का जो भी सेट है उसके लिए पोर्टफोलियो की आपूर्ति की जाती है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए ये आप लोग एक बार पढ़ लें। यहां से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां से अभी तक प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आप लोग फिर भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में इसी का एक सब सेक्शन है, यानी कि इस रूल के अंदर भी एक रूल है, वो ये है कि ये वाला जो है, इस रूल को आप लोग ध्यान रखें। और उससे पहले आप लोग पॉइंट नंबर 3 के बारे में देखें। पॉइंट नंबर 3 बहुत अच्छा पॉइंट है, और यहां से प्रश्न
पूछे जाते हैं। प्रश्न में पहले लाइन देके, लाइन में क्या है, पोर्टफोलियो हमेशा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगा, जो इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और उसे ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए पोर्टफोलियो को लॉक करने या सुरक्षित करने के साधन मुख्यालय और दोनों जगह उपलब्ध कराए जाएंगे। सिंपल सा क्या पूछ रहा है वो, सिंपल सा आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो पोर्टफोलियो है वो किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहते हैं, प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है। और ऑप्शंस आपको क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं। सबसे पहले वो आपको ऑप्शंस देगा जिससे आप लोग बहुत ज्यादा परिचित हैं, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद में आपको देगा रिकॉर्ड ऑफिसर, रिकॉर्ड ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या देगा, वो ऑप्शन नंबर सी में देगा आपको हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड, या मेल गार्ड, और ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 में आपको देगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सबसे पहले यहां की तरफ ना भागे, इसका आंसर HSA नहीं होगा, इसका आंसर होगा या तो HSA या मेल गार्ड, दोनों में से किसी की भी पर्सनल कस्टडी में पोर्टफोलियो को रखा जा सकता है। और पोर्टफोलियो की सुरक्षा के लिए आपको एक ताला और उसके साथ में चाबी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न यहां से सिर्फ एक ही पूछा गया, वो यही था कि पोर्टफोलियो की व्यक्तिगत अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो होगा HSA या मेल गार्ड। और इसी से संबंधित यानी कि हम लोग पढ़ के आ चुके ऊपर, वो ये था कि इंश्योरेंस सील की अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, तो उसका आंसर होगा HSA। दोनों से ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ इंश्योरेंस सील बीमा मोर की बात कर रहा है और यहां बात कर रहा है वो आपसे पोर्टफोलियो के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 के साथ साथ आप लोग पॉइंट नंबर 5 को भी देख लें। यहां से भी ऐसा कुछ खास प्रश्न पूछे नहीं गए हैं और ना ही एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप पढ़ सकते हैं। क्लॉज नंबर 23 के बारे में बात करें और इसका इंग्लिश में जो अनुवाद है वो है स्टेशनरी। आप लोग कई बार आपसे ऐसे भी आ सकता है हिंदी में स्टेशनरी, स्टेशनरी का शुद्ध हिंदी आपको दिया हुआ है। स्टेशनरी के बारे में जाने कि स्टेशनरी में सिंपली क्या होता है, तो इसमें यह है कि जो स्टेशनरी की जो रेट लिस्ट है अधीक्षक द्वारा जारी की लेखन सामग्री की जो दर है सूची में प्रमंडल के प्रत्येक अनुभाग एवं डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को आपूर्ति की जाने वाली लेखन सामग्री की मात्रा या संख्या दर्शाई जाती है। सिंपल सा आपसे यह पूछना चाह रहा है वो कि जो स्टेशनरी लिस्ट है, स्टेशनरी जो लिस्ट है उसमें क्या होता है और इसे कौन जारी करता है। इसमें सिंपल सा ये बताया हुआ है। तो स्टेशनरी रेट लिस्ट को कौन जारी करता है, तो स्टेशनरी रेट लिस्ट को जारी करने वाले होते हैं अधीक्षक यानी कि सुपरडेंट होते हैं। सुपरडेंट के द्वारा स्टेशनरी रेट लिस्ट को जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें वो मात्रा या वो संख्या होती है जिनमें जो स्टेशनरी की जो आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स स्टेशनरी के प्रत्येक जो सेक्शन है उसका जो भी सेट है या जो मेल ऑफिसेज हैं डिविजन्स में उनके लिए किस तरीके से स्टेशनरी की सप्लाई की गई है उसके बारे में ये सारी जानकारी देती है कौन, स्टेशनरी लिस्ट। सबसे पहले आप लोग जाने स्टेशनरी रेट लिस्ट है, तो स्टेशनरी लिस्ट है वो कौन जारी करता है, आपको आंसर मिल गया सुपरडेंट। ये भी प्रश्न पूछा गया। दूसरा ये क्या दर्शाता है या इसमें क्या होता है, तो इसमें सिंपली वो मात्रा दर्शाई जाएगी या वो नंबर्स दर्शाए जाएंगे, वो संख्याएं दर्शाई जाएंगी जिनमें जो प्रत्येक जो सेक्शन है आपका, जो प्रत्येक जो सेक्शन है उसका जो भी सेट है उसमें क्या क्या आपने स्टेशनरी सप्लाई की है, या डिवीजन ऑफिस में जो भी मेल ऑफिसेज हैं उनमें क्या क्या स्टेशनरी के आर्टिकल्स आप लोगों ने सप्लाई किए हैं, उन सारी संख्याओं को दर्शाता है कौन, स्टेशनरी लिस्ट। तो प्रश्न क्या पूछे गए और कैसे पूछे गए एक बार ध्यान से सुनिए। तो प्रश्न एक सिंपल सा यही पूछा गया है कि जो आपका स्टेशनरी रेट लिस्ट है, स्टेशनरी रेट लिस्ट है वो कौन जारी करता है, स्टेशनरी रेट लिस्ट कौन जारी करता है। ऑप्शंस आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है रिकॉर्ड ऑफिसर, रिकॉर्ड ऑफिसर। दूसरा है आपका हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिस शब्द से आप लोग बहुत ज्यादा परिचित हैं, आप लोग ये भी लगा सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तीसरा है अधीक्षक, तीसरा है अधीक्षक। चौथा है आपका इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, कोई भी एक, ठीक है। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि स्टेशनरी रेट लिस्ट को जारी करने वाले होते हैं अधीक्षक। आपको ऑप्शंस अधीक्षक को ही टिक करना है। उसके बाद में क्या प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न आपसे सिंपल सा फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा आपसे
अधीक्षक द्वारा जारी की गई, और यहां से आपका स्टेशनरी रेट लिस्ट है ना, इस शब्द को वो गायब करते हैं। स्टेशनरी रेट लिस्ट शब्द को वो गायब करेंगे और फिर से अपनी लैंग्वेज बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? प्रमंडल के प्रत्येक अनुभाग एवं डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को आपूर्ति की जाने वाली लेखन सामग्री की मात्रा या संख्या दर्शाई जाती है। और ऑप्शंस में आपको क्या देगा? वो ऑप्शंस में आपको सबसे पहले क्या देगा? वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा? मेल लिस्ट, मेल लिस्ट, या उसके बाद में क्या दे सकता है? वो मेल सार, उसके बाद में आपको दे सकता है वो स्टेशनरी रेट लिस्ट। और ऑप्शन नंबर डी में कुछ भी दे सकता है, चिंता ना करें। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेशनरी रेट लिस्ट में यह दर्शाया जाता है कि मेल ऑफिस के लिए हम लोगों ने क्या स्टेशनरी सप्लाई की, और प्रत्येक सेक्शन का जो भी सेट है उसके लिए क्या क्या हम लोगों ने स्टेशनरी में सप्लाई किया है, कितनी संख्या में या कितनी मात्रा में सप्लाई की है, ये सारी चीजें स्टेशनरी रेट लिस्ट में दर्शाई जाती हैं। यहां से यही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है? नेक्स्ट में दे रखा है कि एक डाक कार्यालय के प्रधान छटाई सहायक को प्रत्येक दिन के प्रारंभ में केवल दिन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त स्टॉक देना चाहिए, और शेष स्टॉक को, शेष जो आर्टिकल्स हैं उनको ताले और चाबी में रखना चाहिए। तो सिंपल सा ये पूछा जाता है कि जो आपकी मेल ऑफिसेज है, जो डाक कार्यालय है, मेल ऑफिस है, वहां पर हेड कौन होते हैं? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। वो आपको स्टेशनरी रेट लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेशनरी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो उस स्टेशनरी में से कितना स्टॉक एक दिन के लिए देंगे, या साप्ताहिक स्टॉक देते हैं वो, या मंथली स्टॉक देते हैं, या छमाही स्टॉक देते हैं, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले बात को समझे। बात यह है कि मेल ऑफिस में जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है वो एक दिन में कुछ स्टॉक आपको दे देंगे कि आप कुछ स्टेशनरी आप लोग ले लीजिए, पोस्ट, चाहे वो टिकट हो या कुछ भी हो, उस स्टेशनरी को आप लोगों को दे देंगे काउंटर पर कि आप लोग इतना सेल कीजिए, और बाकी का जो बचा हुआ है स्टॉक, जो बाकी स्टॉक बचा हुआ है उस स्टॉक को अपने पास में रखेंगे, और उस स्टॉक को रखने के लिए ताला और चाबी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो उसमें वो ताले और चाबी के साथ में बंद रखते हैं। प्रश्न आपसे सिंपली क्या पूछा जाता है कि जो मेल ऑफिस है उसके जो प्रधान छटाई सहायक हैं वो कितने दिनों का स्टॉक देते हैं। तो उसमें ऑप्शंस में क्या दे देते हैं वो कि वो मासिक स्टॉक सप्लाई करते हैं, यानी कि मंथली में कितनी चीजें सेल हो सकती है वो देते हैं, या आप लोगों को दे सकता है वो छमाही में जितनी आपको आवश्यकता है वो देगा, या आपको दे सकता है दैनिक, यानी कि डेली में जितनी आपको स्टॉक की जरूरत है वो देगा। तो ऑप्शन नंबर डी में कुछ भी दे सकता है। तो ध्यान रखें कि आपको HSA मेल ऑफिस में प्रत्येक दिन के शुरुआत में ही आपको दे देगा कि आपको पर्याप्त स्टॉक दे देगा आपकी आवश्यकता के अनुसार कि आप लोग इतना सेल कीजिए, जरूरत है तो बाद में ले लीजिए, तो बाकी का जो स्टॉक है उसे रखेगा वो अपने पास में, और उसके लिए ताला और चाबी मिलती है। नेक्स्ट, अभिलेख कार्यालय से संबंध विभिन्न अनुभागों के प्रत्येक सेट के प्रधान छटाई सहायक को अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की पहली तारीख को स्टेशनरी की एक माह की आपूर्ति के साथ आपूर्ति की जाएगी, जिसके लिए कार्यालय में वह रसीद देगा स्टेशनरी रजिस्टर में। अब देखें आप लोग, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे ऑप्शंस में, ऑप्शंस से आप लोग यहां से कंफ्यूज हो सकते हैं, और आपका डाउट क्लियर करेंगे हम लोग सबसे पहले कि वो HSA वे हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जो कहां पर है, वो प्रत्येक जो आपका सेक्शन है, प्रत्येक जो आपका सेक्शन है, जो भी आपका अनुभाग है, उसके जो भी सेट है, उस सेट से जुड़े हुए जो HSA हैं, यानी कि जो सेट को संभाल रहे हैं उनके जो HSA हैं, उनके HSA को, उनके हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को रिकॉर्ड ऑफिसर द्वारा, अभिलेख अधिकारी के द्वारा रिकॉर्ड ऑफिस से, अभिलेख कार्यालय से कुछ पर्याप्त स्टॉक दिया जाता है कि आप लोग एक महीने का स्टॉक ले लीजिए, और इस महीने के स्टॉक से आप लोग अपना जो भी सेल है वो आप लोग करिए, बेचिए उन सारी चीजों को। तो मासिक रूप से देता है, महीने की पहली तारीख को ही रिकॉर्ड रिकॉर्ड ऑफिस से जो प्रत्येक सेक्शन का जो प्रत्येक सेट है, कहाँ का सेट है, प्रत्येक सेक्शन का जो सेट है, प्रत्येक सेक्शन का जो सेट है उसके जो HSA हैं
एक तरीके से कहें जो उनके इंचार्ज हैं, एचएस हैं, उनको मासिक रूप से स्टॉक दे देते हैं। महीने की पहली तारीख को स्टॉक दे देंगे वो कि आप लोग इनसे काम चलाइए या इससे आपका काम चल जाएगा। इस तरीके से वो प्रोवाइड करवा देते हैं। मान के चलते हैं कि रिकॉर्ड ऑफिसर ने रिकॉर्ड ऑफिस से सेट के जो इंचार्ज यानी कि एचएसए हैं उनको मंथली कुछ स्टॉक दिया, कुछ मंथली स्टॉक दे दिया, और इस स्टॉक में कितना क्या लिया इसकी जो जानकारी है या इसका जो भी ब्यौरा है, उसके बाद में इसकी क्या देंगे, वो इसकी रिसीप्ट से देते हैं, रसीद देते हैं। रिसीप्ट से मतलब है कि कितना प्राप्त किया। मान के चलते हैं कि आपके पास में 3 स्टेशनरी है, 3 स्टेशनरी में से 50 ये दे दिए आर्टिकल या 50 आर्टिकल ये दे दिए, और इस स्टेशनरी में से 20 आर्टिकल दे दिए। टोटल आपको अलग अलग किया, फिर उसके बाद में 120 का टोटल किया। उसके बाद में जो एचएसए है वो रिकॉर्ड ऑफिस में स्टेशनरी जो रजिस्टर है वहां पर अपनी रिसिप्ट देंगे, यानी कि प्राप्ति का जो हस्ताक्षर है वो देते हैं। इस तरीके से रिसिप्ट का भी लेना जरूरी है। इन सारी चीजों का ध्यान रखें। उसे इस स्टॉक को एक अतिरिक्त बैग में रखना चाहिए जो एक यात्रा के लिए सेट के लिए आवश्यक वस्तुओं को देने के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए और सेट की तारीख की मोहर के साथ सील कर दिया जाना चाहिए और लॉक और चाबी के तहत हिरासत में जमा किया जाना चाहिए। अभिलेख कार्यालय में इसके लिए उपलब्ध कराए गए पेटी में अभिलेख अधिकारी महीने के अंत में बिना खपत वाले लेख कोई भी हो और विस्तृत और जमा किया जाना चाहिए। सिंपल सा इसमें क्या कहने की वो कोशिश करें, इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि जो एचएसए को 1 महीने का स्टॉक दे दिया है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को 1 महीने का जो स्टॉक दे दिया है, उस महीने का ऐसा नहीं है कि वो पूरे काउंटर पर ही दे दें 1 महीने के स्टॉक को। उसमें से कुछ वो डेली के हिसाब से, पर डे के हिसाब से जो भी स्टॉक्स की जरूरत है वो काउंटर पर दे दें, बाकी का अपने पास में रखें। और अपने पास में रखने के बाद में उसका ताला और चाबी भी अपने पास में रखें, यानी कि ताले और चाबी के साथ में उसकी सिक्योरिटी करें और उसको जमा करके रखें। उसके बाद में जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होगा ना, 1 महीना जैसे ही कंप्लीट होगा, अगर आपके पास में किसी चीज की कमी है तो आप लोग जो कमी है यानी कि जो सेल हो गया है उसकी कमी हो गई तो उसकी आप लोग आपूर्ति के लिए डिमांड कर सकते हैं। और कुछ चीजें आपके पास उससे सेल ही नहीं हो रही है यानी कि वो खर्च ही नहीं हो रही है तो उनको आप जमा भी कर सकते हैं या फिर अपने जमा में भी रख सकते हैं कि हमें ये अगले महीने तक जमा रखनी है, आपको वापस नहीं करनी है रिकॉर्ड ऑफिसर को, तो वो भी रख सकते हैं। उसकी जो डिटेल है वो रिकॉर्ड ऑफिसर को देनी होती है, रिकॉर्ड ऑफिस के जो इंचार्ज होते हैं उनको। नेक्स्ट जाने आप लोग हेड, आप लोग जाने दैनिक रिपोर्ट तैयार करना यानी कि प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट के बारे में जाने, और जिसका संबंध किससे है, जिसका संबंध है क्लॉज नंबर 28 से, या हम लोग बात करें रूल नंबर 28 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का है, उससे संबंधित है। इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो जो डेली रिपोर्ट है उसको कैसे तैयार करना है, तो डेली रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, और वो फॉर्मेट है MS83। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है कि डेली रिपोर्ट को किस फॉर्म या फॉर्मेट में प्रिपेयर करते हैं या तैयार करते हैं। ऑप्शंस आपको दिए होंगे, ऑप्शन नंबर 1 MS83, ऑप्शन नंबर B MS43, ऑप्शन नंबर C MS42, ऑप्शन नंबर D M42। इन सारी चीजों को, इन ऑप्शंस को आप लोग ध्यान रखें, आपका ऑप्शंस होगा आपका MS83। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 के बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है कि प्रधान छटाई सहायक को अभिलेख अधिकारी के माध्यम से अधीक्षक या अधीक्षक छटाई जैसा भी मामला हो वो एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसमें उसके द्वारा देखी गई अनियमितताएं या उसके द्वारा रिपोर्ट की गई सेट के अन्य छटाई सहायक को ध्यान में लाना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से, अभिलेख अधिकारी के माध्यम से, सुपरडेंट RMS के जो भी सुपरडेंट है उनको, या सॉर्टिंग के जो सुपरडेंट अलग से अगर हैं तो या तो RMS के जो सुपरडेंट है उनको देंगे, या अगर किसी ने सॉर्टिंग का सुपरडेंट अगर कई जगह पर है तो उनको दे सकते हैं। दोनों में से किसी एक को, जो भी होगा उसको, उनके लिए डेली रिपोर्ट भेजनी है और ये डेली रिपोर्ट भेजना कंपलसरी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो
इसमें से आप लोग समझें कि HSA अपनी डेली रिपोर्ट किसको भेजेगा? सुपरिटेंडेंट को भेजते हैं। किसके माध्यम से भेजते हैं? रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से भेजते हैं। किनको भेजेंगे? सुपरिटेंडेंट को भेजेंगे या सुपरिटेंडेंट जो सॉर्टिंग है उनको भेजेंगे। तो 3 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, तीनों का ध्यान रखें। पहला पूछा जाता है कि डेली रिपोर्ट को कौन तैयार करता है? तो डेली रिपोर्ट को हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी कि प्रधान छटाई सहायक इसको तैयार करते हैं। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन सकता है? आपको ऑप्शंस में कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। HSA दे सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर दे सकते हैं, सुपरिटेंडेंट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो डेली रिपोर्ट है वो तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो HSA की है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे सकते हैं कि HSA के द्वारा सुपरिटेंडेंट को डेली रिपोर्ट भेजी जाती है, वो किन के माध्यम से भेजी जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 में रिकॉर्ड ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी में मेल गार्ड या मेल एजेंट, ऑप्शन नंबर सी में दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में बहुत अच्छा ऑप्शन कि डायरेक्ट भेजते हैं। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बोलेंगे कि सर डायरेक्ट भेजते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। HSA अपनी डेली रिपोर्ट रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से भेजते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बनता है? तीसरा प्रश्न बनता है कि HSA के द्वारा जो रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से डेली रिपोर्ट भेजी जाती है वो किनको सबमिट करते हैं या किनको प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सुपरिटेंडेंट को, ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्ड ऑफिसर को, ऑप्शन नंबर सी इंस्पेक्टर को, ऑप्शन नंबर डी में कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर होगा सुपरिटेंडेंट को भेजते हैं। तो इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें। MS 83 में डेली रिपोर्ट तैयार की जाती है, HSA के द्वारा तैयार की जाती है, HSA के द्वारा तैयार की जाती है, रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से भेजी जाती है, रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से भेजी जाती है। सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट शॉर्टिंग के जो है छटाई वाले जो शॉर्टिंग सुपरिटेंडेंट है उनके लिए सबमिट या उनके लिए भेजी जाती है, उनको प्रस्तुत की जाती है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बहुत अच्छी लाइन, और एक ही लाइन से एक प्रश्न क्या बनता है वो ये कि हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा जो डेली रिपोर्ट है, दैनिक जो रिपोर्ट है, डेली रिपोर्ट है, वो कहां से तैयार की जाती है? कहां से तैयार की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 से आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा, ऑप्शंस भी आप लोग को ध्यान रखना। HSA कहां से इसको तैयार करेगा? ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन में से, ऑप्शन नंबर सी सेट से, ऑप्शन नंबर सी रफ नोटबुक से। और जो लोग बिल्कुल भी जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो सोचेंगे रफ नोटबुक से कौन किसी रिपोर्ट को तैयार करेगा, वो ये भी सोच सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में दे सकता है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग ध्यान रखें कि जो डेली रिपोर्ट है वो जो रफ नोटबुक है किसकी, रफ नोटबुक किसकी, ये भी आप लोग ध्यान रखें। जो रफ नोटबुक है वो भी किसकी है? जो रफ नोटबुक है HSA, जो सेट की जो रफ नोटबुक है वहां से, यानी कि HSA के द्वारा डेली रिपोर्ट सबमिट की जाती है MS 83 में, सुपरिटेंडेंट को सबमिट की जाती है, रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से सबमिट की जाती है, और जो सेट की जो रफ नोटबुक है वहां से इसको नोट करते हैं। एक और अच्छा प्रश्न ये पूछा गया है कि HSA के माध्यम से, HSA के द्वारा रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से सुपरिटेंडेंट के लिए डेली रिपोर्ट भेजी जाती है, इसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है उसके द्वारा देखी गई या नोट की गई अनियमितता यानी कि इर्रेगुलरिटीज के बारे में होगा। ऑप्शन नंबर बी किसी अन्य छटाई सहायक या अन्य सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा ध्यान में लाई गई अनियमितताएं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा वो सोचेंगे कि उसके द्वारा जो अनियमितताएं देखी गई हैं, क्योंकि अन्य कोई उनके ध्यान में ला रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो नोट करें उन चीजों को। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HSA के द्वारा देखी गई अनियमितताओं या किसी अन्य शॉर्टिंग असिस्टेंट ने उनको नोटिस किया गया हो किसी इरेगुलरिटीज के बारे में, तो वो उनको भी दैनिक रिपोर्ट में भेजते हैं। नेक्स्ट क्या दरकार है कि महत्वपूर्ण अनियमितताओं आदि की जो सूची है वो अगले नियम में दी गई है, अगले रूल में दी हुई है कि नियमितताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, इरेगुलरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, और वो रूल नंबर आपकी सिलेबस में नहीं है। आप लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं दें, पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या दरकार है, प्रत्येक प्रविष्टि करते समय प्रधान छटाई सहायक
उपयुक्त कॉलम में पहले नाम लिखें, अधिकारी के कार्यालय, अनुभाग की गलती या अन्यथा संबंधित, और इसके बाद घटना का संक्षिप्त विवरण यथासंभव संक्षेप में लेकिन सभी आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना। इसमें सिंपल सा क्या दे रखा है कि HSA जब ये रिपोर्ट तैयार करता है और जो नोटिस करता है रेगुलेटरीज को, उसके लिए जो इंपोर्टेंट इरेगुलरिटीज है वो तो नेक्स्ट रूल में आप लोगों को पता चल गया, लेकिन जब भी नोटिस करेगा ना वो कि क्या गलतियां हैं, तो उनको जैसे भी उनकी वो एंट्री करेगा, जैसे ही उनकी वो प्रविष्टियां करेगा, एंट्री करेगा, उसके लिए HSA को क्या ध्यान रखना है कि जो सही उसका जो कॉलम है, यानी कि जो कॉलम जिस बात के लिए है उसमें वही सारी चीजें आप लोग लिखें। एप्रोप्रिएट कॉलम में आप लोग सारी चीजों को लिखें। पहले आप लोग लिखें जो भी ऑफिस है या जो सेक्शंस है, जो भी ऑफिस है या जो भी सेक्शंस है, जो भी ऑफिस है या जो सेक्शंस है, उसका जो भी कर्मचारी डिफॉल्ट में है या गलती में है या फॉल्ट में है, जिसकी भी गलती है वो सारी चीज़ों को लिखें। उसके द्वारा की गई जो गलतियां हैं उसका थोड़ा सा संक्षेप में विवरण भी लिखें, और हो सके तो ये भी बता दें कि गलती क्या की गई है। अगर कोशिश करें कि वो जो भी घटना है उसका जो संक्षिप्त विवरण है वो दे सकते हैं तो वो जरूर दें, और इस संबंध में अगर कुछ आवश्यक जो टिप्पणी है वो भी कर सकते हैं। हर मामले में जिसमें सेट द्वारा टेलीग्राफ या फैक्स भेजा जाता है, संदेश को दैनिक रिपोर्ट में कॉपी किया जाना चाहिए, जहां प्रेषण का समय, कक्षा और स्टेशन का नाम, जहां से भेजा गया है था का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। सिंपल सा इसमें क्या दे रखा है, इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जो प्रत्येक केस में जहां पर टेलीग्राफ या फैक्स किया जाता है, जिसके माध्यम से डिस्पैच की जाती है सारी चीजें, उसमें डेली रिपोर्ट वाली जो मैसेजेस हैं उनको भी कॉपी कर दिया जाना चाहिए। ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। तो यहां से जो प्रश्न बन सकते थे, उन प्रश्नों की जो इंपोर्टेंट लाइनें थी वो आप लोगों ने देख ली, और क्या यहां से इंपोर्टेंट हो सकता है वो भी आप लोग एक बार देख लें। यहां से सिंपल सा ये है कि यदि HSA जो भी है, जो भी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है, जो भी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है, यानी कि ये जो विवरण है सेवा संदेशों की पुस्तक में छोड़े गए संदेशों की प्राप्ति प्रति से लिए जाने चाहिए। सेट द्वारा प्राप्त टेलीग्राफ फैक्स को मूल रूप से दैनिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में उन पर की गई कार्रवाई बताई गई हो। यदि प्रधान चटाई सहायक के लिए आवेदन करने का अधिकार है अतिरिक्त ट्रेन आवास, उसे अपनी दैनिक रिपोर्ट के साथ ऐसे आवास के लिए उसके द्वारा मांग की गई कार्बन कॉपी अग्रेसित करनी चाहिए। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। पहले क्या कहना चाह रहा है उसको आप लोग देखें। सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है, उसमें यह कहना चाह रहा है जैसे आपके पास में रेल की RMS में रेल की बोगियों में आर्टिकल जाते हैं, रेल के डिब्बों में आपके आर्टिकल जाते हैं। आपके पास में टोटल 3 डिब्बे हैं और आपके पास में आर्टिकल इतने ज्यादा हैं कि आपको एक बोगी की और एक्स्ट्रा जरूरत है। इसको मान लेते हैं आप लोग D नाम की बोगी। तो HSA जब भी अपनी डेली रिपोर्ट भेजता है, दैनिक जब भी रिपोर्ट भेजता है, उसमें उस एक्स्ट्रा बोगी को, यानी कि जो एक्स्ट्रा बोगी या एक्स्ट्रा जो डिब्बा है रेल का, या एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है, जो भी हम लोगों ने बुक किया है अपने काम के लिए, अगर किसी ने बुक किया किसी दिन, यानी कि मान के चलते हैं कि 12 मार्च को जरूरत पड़ती है, मान के चलते हैं 12 मार्च को जरूरत पड़ी किसी अन्य डिब्बे की, तो अन्य डिब्बे या अन्य बोगी का जो भी विवरण है, कहां से इसको बुक किया, कहां तक के लिए बुक किया, किसने किया, कैसे किया, वो जो सारी चीजें हैं वो सारी जो नोटिस में लानी चाहिए, यानी कि डेली रिपोर्ट में वो सारी चीजों को नोट करना चाहिए। तो डेली रिपोर्ट में इन सारी चीजों के अलावा ये भी होगा कि जो एक्स्ट्रा एकोमोडेशन, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो डिब्बा हम लोगों ने, एक्स्ट्रा जो रेल की जो बोगी हम लोगों ने इस्तेमाल की है अपने कार्य के लिए, वो भी नोट की जानी चाहिए और उसकी जो कार्बन कॉपी है वो भी भेजनी होती है साथ में ही लगा करके। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है कि दैनिक रिपोर्ट में प्रविष्टियों को प्रत्येक रिपोर्ट के लिए लगातार एक श्रृंखला में क्रमांकित किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रविष्टि को अर्क रिपोर्ट के रूप में बड़े करने की कॉपी किया जाना चाहिए, जिस पर वह प्रविष्टि की समान संख्या होनी चाहिए जिससे वह संबंधित है। सिंपली ये क्या कहना चाह रहा है, जो भी एंट्रीज हैं डेली रिपोर्ट में वो लगातार होनी चाहिए, कंसेक्यूटिव मैनर में होनी चाहिए, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक वो होनी चाहिए। और जो भी आप लोग कुछ भी नोट कर रहे हैं डेली रिपोर्ट में, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, यानी कि वो
लिखा हुआ होना चाहिए, साफ दिखना भी चाहिए, और उसके बाद में साथ साथ जो एंट्रीज है, यानी कि ये एक एंट्री हो गया, सीरियल नंबर भी लगाना है आपको, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री, 5 एंट्री, जो भी आपको एंट्रीज करनी है, जितनी भी आपकी एंट्रीज है उनके भी नंबर होने चाहिए, और क्या क्या आपने नोट किया उसका भी विवरण होना चाहिए। ये जो सारी चीजें हैं वो डेली रिपोर्ट में होनी चाहिए। साफ सुथरी आपको एंट्रीज करनी है, क्योंकि जब भी आप डेली रिपोर्ट भेजते हैं उसमें जो एंट्रीज होती हैं वो हाथ से होती थी, इसलिए इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है वो ये कि मेल ऑफिसेज में जहां LSG या HSG जो प्रमुख छटाई सहायकों के अतिरिक्त LSG पर्यवेक्षकों की मंजूरी दी गई है, यानी कि जो LSG के जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी अनुमति दी गई है, LSG सुपरवाइजर्स की जो अनुमति दी गई है, मंजूरी दी गई है। प्रत्येक LSG पर्यवेक्षक एक निर्धारित प्रपत्र में दैनिक रिपोर्ट प्रधान छटाई सहायक के प्रस्तुत करेंगे। वो इससे रिकॉर्ड के माध्यम से मंडल कार्यालय को अग्रेसित करेंगे। अधिकारी ने साथ में डेली रिपोर्ट प्रमंडलीय कार्यालय में इन दैनिक रिपोर्टों के प्राप्त होने पर इनकी सावधानी पूर्वक जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई पर प्रधान छटाई सहायक की दैनिक रिपोर्ट के साथ फाइल की जाएगी। सिंपल सा ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है 3 नंबर के पॉइंट में, वो सारी चीजों को समझे आप लोग कि कोई एक मेल ऑफिस है, आपकी कोई मेल ऑफिस है, मेल कार्यालय है आपका, और मेल ऑफिस में क्या है, जहां पर LSG के सुपरवाइजर्स हैं, LSG के कौन है, सुपरवाइजर्स हैं, उनको डेप्यूट किया गया, यानी कि वहां पर उनकी पोस्ट है। किनके अलावा कई जगह पर LSG और HSG के कौन है, LSG और HSG के कौन है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है। पहले समझे आप लोग LSG क्या है और HSG क्या है, थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपका। LSG होता है लोअर सेक्शन ग्रेड, और HSG क्या होता है, हायर सेक्शंस ग्रेड, यानी कि कोई ऐसे है, कोई आपका PA या ऐसे है, वो अपना अपना कुछ टेन्योर पूरा करते हैं, यानी कि पहले 8 का था, अब 10 का, इस तरीके से टेन्योर है वो घटता बढ़ता रहता है। जैसे किसी PA को 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ऐसे को 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो उनको LSG दे दिया, फिर उसके बाद उनको HSG दे दी, इस तरीके से उनको LSG और HSG देते थे। क्या देते थे, LSG या HSG देते थे। तो LSG के HSA भी होते हैं कई जगह, और कई बार इतने सीनियर होते हैं कि उनको HSG भी मिल जाती है, तो HSG के भी HSA हो सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई LSG का सुपरवाइजर कहीं पर भी है, सुपरवाइजर किसी मेल ऑफिस में नियुक्त कर दिया है इनके अलावा, तो इस केस में प्रत्येक LSG सुपरवाइजर को एक डेली नोट एक प्रारूप में, निश्चित प्रारूप में किनको देना होता है, HSA को देना होता है, और वो HSA किन के लिए आगे भेजते हैं, वो रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से डिविजनल ऑफिस को भेजते हैं, किसके साथ में, डेली रिपोर्ट के साथ में भेजते हैं। और इन डेली रिपोर्ट्स में क्या हो सकता है, जो रिसीप्ट्स हैं डेली रिपोर्ट्स की जो कि डिवीजन ऑफिस में जाती है, वो केयरफुली इन सारी चीजों को देखते हैं, और इसके साथ साथ में जो डेली रिपोर्ट भेजी जाती है HSA के द्वारा उसको भी वो देखते हैं, और जो भी जरूरी उनको लगता है एक्शन लेना तो वो उस पर आवश्यक कार्रवाई भी करते हैं। तो यहां से अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट चौथे पॉइंट से आप लोगों को क्या दिया हुआ है, चौथे पॉइंट में दे रखा है कि जो स्पीड पोस्ट सेंटर्स हैं उनके जो सुपरवाइजर्स हैं वो MS-83 में अपनी डेली रिपोर्ट भेजते हैं। यहां से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न ये पूछा गया कि जो स्पीड पोस्ट सेंटर्स के जो सुपरवाइजर्स हैं, स्पीड पोस्ट सेंटर SPC के जो सुपरवाइजर हैं वो अपनी जो डेली रिपोर्ट है वो किस फॉर्म या फॉर्मेट में भेजते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा सेम MS-83। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और इस लाइन से क्या प्रश्न पूछा गया है, इस लाइन से क्या प्रश्न पूछा गया है, इस लाइन से सिर्फ ये प्रश्न पूछा गया है, PA के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, वो बहुत अच्छा प्रश्न ये था कि जो हम लोग एक्स्ट्रा जो अकोमोडेशंस हैं या जो एक्स्ट्रा बोगी हैं, अगर कई जगह पर मेल गार्ड या मेल एजेंट लगे हुए हैं तो क्या वो एक्स्ट्रा बोगी या एक्स्ट्रा जो अकोमोडेशंस है उसके लिए लिखित में एक एप्लीकेशन रेल विभाग को भेज सकते हैं क्या, यानी कि जरूरत पड़ने पर
मेल गार्ड या मेल एजेंट को इतनी पावर्स हैं क्या कि वो रेल विभाग को एक एप्लीकेशन भेजें कि हमें एक्स्ट्रा बोगी की जरूरत है? तो इसका आंसर है यस। मेल गार्ड और मेल एजेंट को जहां पर मेल गार्ड और मेल एजेंट है उनको ये पावर्स दी गई है कि वो लिखित में एक एप्लीकेशन भेजें रेल विभाग को कि उनको रेल का कुछ एक्स्ट्रा एकोमोडेशंस लगेगा और उनके लिए वो प्रोवाइड भी करवाया जाता है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां से जो थ्योरी थी वो भी आप लोगों ने देखी, प्लस बनने वाले जो एमसीक्यू है या जो पिछले साल में जो पूछे गए प्रश्न है वो भी आप लोगों ने देखे हैं और यहां से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सारी चीजों को लिए आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक्स कई सारे बच गए हैं उनको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।